बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फेडरल बुक क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी का सेकंड टॉपिक जो कि है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। पहले टॉपिक में हमने जो है वो इंट्रो लिया था बायो के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में। बच्चे हमारे पास जो मेजर फील्ड्स हैं बायोलॉजी की वो टोटल 3 हैं। 3 मेजर फील्ड्स हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास है बच्चे बॉटनी। बच्चे बॉटनी में हम लोग स्टडी करते हैं प्लांट्स की। सेकंड है हमारे पास जोलॉजी। जू में बच्चे एनिमल्स पाए जाते हैं, तो इससे आपको आसानी रहेगी याद करने में कि जो हमारे पास जोलॉजी है उसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो ये स्टडी ऑफ एनिमल्स होगा। लॉगी का मतलब होता है बच्चे स्टडी। ठीक है, ये वर्ड लॉगोस से आया है जिसका मतलब होता है स्टडी। तो जोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं एनिमल्स की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बच्चे, लास्ट हमारी मेजर फील्ड है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्मॉल। ठीक है, और बायो का मतलब होता है लिविंग। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सेम इसमें भी लॉगी का वर्ड आ रहा है जिसका मतलब होता है स्टडी। तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो वो हमारे पास कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट आ जाती है इसकी कुछ सब फील्ड्स। मीन्स ये तो मेजर फील्ड्स हो गई। अब हम उसकी उसकी कुछ सब फील्ड्स के बारे में बच्चे स्टडी करेंगे कि मॉर्फोलॉजी जो है उसकी जो सब फील्ड्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसकी सबसे पहली सब फील्ड जो है वो है मॉर्फोलॉजी। बच्चे जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि हम किसी भी चीज को अगर बाहर से देखें तो उसको हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। यानी अगर हम किसी चीज की भी स्टडी करें फ्रॉम आउटसाइड तो उसको हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। लॉगी का मतलब सेम है स्टडी। तो इसमें हम आउटसाइड से बॉडी की स्टडी करते हैं। जैसे कि सपोज करें कि मैं कहूं कि किसी के दांत ऐसे दिखने में है। ठीक है, तो मैं ये बाहर से स्टडी कर रही हूँ। इसी तरह इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि जो मेरे पास कैट है उसकी आईज गोल गोल है, वो दिखने में उसका फेस कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये मैं आउटसाइड से स्टडी कर रही हूँ, जो मैं अपनी आंख से देख सकती हूँ वो बता रही हूँ। तो ये हमारे पास मॉर्फोलॉजी होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी में बच्चे इसके बिल्कुल उल्टा है। इसमें हम इंटरनल स्टडी करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अंदर से स्टडी करते हैं कि अंदर से वो कैसा है। जैसे कि एग्जांपल है कि मैं देखूं कि कैट के अंदर जो है वो क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। तो कैट के अंदर जैसे मैं कहूँ कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स कौन से हैं, हार्ट या फिर स्टमक। अब मैंने देखा कि उसके अंदर हार्ट पाया जाता है। तो ये हमारे पास है एनाटॉमी। फिजियोलॉजी नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी। बच्चे फिजियोलॉजी में हम ये देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑर्गन जो है बॉडी का लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो क्या काम कर रहा है। जैसे कि अगर फिजियोलॉजी में हम लोग फंक्शनिंग स्टडी करते हैं, फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, यानी बॉडी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के बारे में स्टडी करते हैं, वो क्या फंक्शन कर रहा है। जैसे हार्ट जो है वो क्या फंक्शन कर रहा है, ब्लड की सर्कुलेशन कर रहा है। तो ये ब्लड की सर्कुलेशन कर रहा है, तो ये मैंने इसका फंक्शन पढ़ा। तो ये फिजियोलॉजी हो गया। अगर वैसे ऑर्गन की स्टडी की तो एनाटॉमी हो गया। अगर बाहर से ऑर्गेनिज्म की स्टडी की तो मॉर्फोलॉजी हो गया। तो ये तीनों ब्रांचेस जो है वो उनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, तो इनमें डिफरेंस वगैरह आ सकते हैं, तो इसे गौर से पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में बच्चे हम लोग स्टडी करते हैं टिश्यूज की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू होता है,
मस्कुलर टिश्यू होता है, ऐसे बहुत से टिश्यूज हो सकते हैं, उनकी स्टडी करने को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। जहां पे भी लॉगी का वर्ड आ रहा है इसका मतलब स्टडी है, जैसे फिजियोलॉजी में लॉगी का आ रहा है, मॉर्फोलॉजी में आ रहा है, हिस्टोलॉजी में लॉगी आ रहा है, साइटोलॉजी में, रिमेनिंग जिनमें आ रहे हैं लॉगी का मतलब स्टडी होता है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोलॉजी। बच्चे साइटोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं सेल की। इसकी एग्जांपल है, जैसे मैं स्टडी कर रही हूँ नर्व सेल, दिमाग की किसी सेल की स्टडी करूंगी तो वो साइटोलॉजी कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। बच्चे जेनेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं जीन्स की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जीन्स क्या होते हैं, तो हमारे पास जीन्स जो है उनकी अगर डिफाइन पूछी जाए तो जीन्स जो है वो होते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि ऐसा यूनिट जो एक ऑर्गेनिज्म से ऑनवर्ड नस्ल दर नस्ल जो है वो जीन्स जो है वो करेक्टर्स को ट्रांसमिट करता है। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है पेरेंट्स से करेक्टर्स का बच्चों में जाना और बच्चों से फिर आगे उनके बच्चों में जाना। तो जीन्स जो होते हैं ये यूनिट होते हैं इनहेरिटेंस के, यानी करेक्टर को लेकर जाते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में, वो जीन्स ही होते हैं। और जीन्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बच्चे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो। यानी कि हम ह्यूमन की बॉडी में अगर देखें तो कौन कौन से जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो मेरा सारा आ जाएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। जैसे एग्जांपल है, मैं स्टडी कर रही हूँ प्रोटीन्स की, तो मुझे पता है प्रोटीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, तो ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो में इसका लफ्ज में इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसी में इसका आंसर है कि लॉगी का मतलब स्टडी, एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो, यानी कि हम लोग इसमें एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। अब एम्ब्रियो की क्या क्या स्टडी हो सकती है कि वो कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं, एम्ब्रियो कैसे जो है वो बेबी में कन्वर्ट हो रहा है, उसके अंदर कौन कौन से स्टेजेस से वो गुजर कर जो है वो एक बेबी बन रहा है, तो वो सारी स्टडी जो है वो एम्ब्रियोलॉजी में आ जाएगी। नेक्स्ट है पैलियंटोलॉजी। बच्चे पैलियंटोलॉजी में हम लोग फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स होते क्या हैं? बच्चे फॉसिल्स हमारे पास जो हैं वो हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर किसी भी रॉक्स के अंदर या किसी भी आइस के अंदर जाके उसकी डेड बॉडी प्रिजर्व हो गई है तो वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सपोज करें यहाँ पे कोई भी आइस थी या कोई भी रॉक था, उसके ऊपर एक बॉडी जो है वो आके गिर गई, वो डेड होगी। अब उसके ऊपर लेयर्स बनती रही आइस की या फिर रॉक्स की लेयर्स बनती गई, तो ये उसके बीच में बिल्कुल प्रिजर्व हो गया। ठीक है। तो अब इसकी एक शेप बन जाएगी, जहां जैसा वो बॉडी ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे अगर वो ऐसा है तो उसकी जो है वो एक शक्ल बन जाएगी उसके अंदर, और उससे हम ये पता लगा लेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म कैसा था, इसके कौन कौन से ऑर्गन्स थे, इसकी शेप कैसी थी। तो इसको हम फॉसिल्स कहते हैं। जैसे कि डायनासोर्स के फॉसिल्स जो है हमें मिले थे, तो उससे हमें पता चला कि डायनासोर जो होता है उसकी टेल होती है और वो काफी हैवी टेल होती है। तो ये सारी स्टडी हम लोग पैलियंटोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। मीन्स हम लोग इसमें सिर्फ हमारा एक काम होता है कि जो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक जैसे होते हैं, यानी कि कुछ मिलते जुलते हैं, उनको ग्रुप्स बना देना। कुछ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को इस ग्रुप में रखना और कुछ ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट है उनको इस ग्रुप में रखना। तो इसमें हम लोग एक ग्रुपिंग करते हैं, सिस्टम की क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो इसे हम टेक्सोनोमी कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी में हम लोग बच्चे रिलेशन पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ। तो यानी इसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका रिलेशन पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के साथ, कि उसका क्या रिलेशन है इन्वायरमेंट के साथ। तो इन्वायरमेंट के साथ जो उसका रिलेशन है वो हम लोग स्टडी करते हैं इकोलॉजी में।
मैरीन बायोलॉजी में हम मैरीन लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि ओशंस में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। जैसे कि मैं कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स मुझे ओशंस में मिल सकते हैं, मुझे फिशेस वगैरह मिल सकती हैं, एग्जाम्पल है फिशेस, और भी बहुत सी चीजें हैं, इंसेक्ट्स वगैरह मुझे मिल सकते हैं, उनकी स्टडी अगर कर रही हूँ तो वो मैरीन बायोलॉजी कहलाएगी। पैथोलॉजी में मैं पैथोजेंस के बारे में स्टडी करती हूँ, मीन्स डिजीज कॉजिंग एजेंट के बारे में, ऐसी चीज के बारे में जो डिजीज करती है, बीमारियां करती है, उनकी स्टडी को मैं पैथोलॉजी में स्टडी करती हूँ। यानी इसमें मैं डिजीज कॉजिंग एजेंट्स के बारे में स्टडी करती हूँ, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसी चीजें, ऐसे एजेंट्स जो बीमारी कॉज करें। जैसे कि एग्जांपल आ सकती है डिजीज, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में मैं इम्यून सिस्टम की स्टडी करती हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम या हम सबका इम्यून सिस्टम कैसा है उसकी स्टडी कर रही हूँ कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर बीमारी से बचने की कितनी सलाहियत है, कितनी देर तक वो खुद को उस बीमारी के होने से या उससे फाइट कर सकता है, ठीक है। और हमारे इम्यून सिस्टम का सबसे मेजर कंपोनेंट जो होता है वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो ये सारी स्टडी जो है इम्यूनोलॉजी में आ जाएगी। लास्ट हमारी ब्रांच है, जो सब फील्ड है हमारी, वो है फार्माकोलॉजी। बच्चे इसमें हम लोग ड्रग्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ड्रग्स की स्टडी करते हैं कि कौन सा ड्रग जो है वो किस चीज के लिए है सुटेबल। जैसे आप फार्मेसी में जाते हो तो फार्मेसी में जाकर आपको दवाइयां देने वाले आपको कोई भी दवाई देते हैं, उन्हें पता होता है कि इसको बुखार है तो इसे कौन सी दवाई देनी है, या इसको अगर सर दर्द है तो इसको कौन सी दवाई देनी है, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स की स्टडी की होती है, उन्हें पता होता है ये दवाई किस मकसद के लिए है और इसका जो है वो क्या रोल है ह्यूमन की बॉडी में। तो फार्माकोलॉजी में जो जाते हैं उसके अंदर उन्हें सारी की सारी ड्रग की स्टडी वो लोग करते हैं कि कौन सा ड्रग जो है वो किस चीज के लिए है, कोई खतरनाक ड्रग तो नहीं है, या डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर ही वो आपको ड्रग वो देते हैं। बच्चे ये हमारी कुछ 15 जो थी वो सब फील्ड्स थी जो हमने स्टडी की हैं आज के टॉपिक में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक्स में इसका रिमेनिंग तरतीब से चलते जाएंगे और आगे मैं आपको अपलोड करती जाऊंगी वीडियोस। आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।